हाँ अपन ने अभी वेदांगों की बात करी है। अब अपन बात करेंगे पुराण। पुराण पुराणों की बात करेंगे। देखो दोस्तों, पुराणों की जो पुराण पहले अपने किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, पुराणों का अर्थ क्या है। देखो, पुराण का अर्थ की बात करते हैं। अर्थ, पुराण का अर्थ है प्राचीन या पुराना। प्राचीन कह दो या पुराना, एक ही बात रहेगी। अगली बात है पुराण, अर्थात पुराणों का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या बोलेंगे इसे अपन, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ अर्थात प्राचीन कथाओं का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है अपन को, पुराण से। प्राचीन कथाओं या प्राचीन कहानियां, एक ही बात है। प्राचीन कथाओं, प्राचीन कथाओं का जो उल्लेख मिलता है, प्राचीन कथाओं का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है अपन को, पुराणों से मिलता है। अगली बात है पुराणों की जो रचयिता की बात करते हैं। पुराणों का जो रचयिता अर्थात जिनका लेखक की बात करते हैं वो नाम है लोमहर्ष। क्या नाम है उसका, नाम है लोमहर्ष। ये ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पुराणों के जो रचयिता है, पुराणों के जो रचयिता है उस व्यक्ति का नाम है तो लोमहर्ष। और दूसरी बात है इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है कि पुराणों का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्राचीन कथाओं का उल्लेख। अगली अपने बात करते हैं इसमें अपने इसके पुराणों की, इनमें संख्या के बारे में पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या, पुराणों की कुल संख्या के बारे में बात करते हैं तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, टोटल अपनी 18। कितनी, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है तो टोटल कितनी होगी, 18। देखो, पुराणों के बाद में एक अपना जो वैदिक सभ्यता के अंदर एक पुरुषार्थों के बारे में बात करेंगे। पहले पुराणों के बारे में पहले अपन बात करते हैं। पुराणों का जो अर्थ होता है उसका नाम है प्राचीन कह दो, प्राचीन का ही एक पर्यायवाची रूप है, उसका नाम है पुराण। पुराणों का जो शाब्दिक अर्थ है, पुराणों में किसकी जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता के अंदर जो कथाओं का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, पुराणों से मिलता है। और पुराणों के जो रचयिता की बात करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम रहेगा लोमहर्ष। और जो इनकी पुराणों की कुल संख्या की बात करते हैं तो पुराणों की कुल संख्या कितनी आएगी अपनी, 18। अब आगे अपन बात करते हैं पुराणों के बाद में पुरुषार्थ कितने होते हैं, पुरुषार्थ किसे कहा जाता है, पुरुषार्थ के अंदर कौन सा शामिल नहीं है। पहले इनके स्क्रीनशॉट कीजिएगा फिर अपन आगे बात करेंगे। हाँ भाई, पुरुषार्थ किसे कहा जाता है, आश्रमों में जो अध्ययन किया जाता है, किसमें, आश्रमों में जो अध्ययन किया जाता है, आश्रमों में जो अध्ययन किया जाता है पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। देखो, आश्रमों में जो अध्ययन किया जाता है उसे पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। पुरुषार्थों की कुल संख्या पूछी जाती है, ध्यान देना, पुरुषार्थों की कुल संख्या कितनी है अपनी, टोटल 4। पुरुषार्थों की कुल संख्या अपन को चारों, अपन को देखो किस तरह से याद करनी है चारों को। पहला अपना
यह लिख देता हूँ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ देखो, पहला पुरुषार्थ उसका नाम है धर्म, दूसरे का नाम है अर्थ, तीसरे का नाम है काम, और चौथे का नाम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आ जाता है कि पुरुषार्थ त्रयी में शामिल नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको वेद बताया तो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, वो कौन सा है? अथर्ववेद। और ध्यान देना पुरुषार्थ में कौन सा त्रयी के अंदर शामिल नहीं है, तो ध्यान देना मैं लिख देता हूँ यहाँ, त्रयी में शामिल नहीं है, त्रयी में शामिल नहीं है, त्रयी में शामिल नहीं है। तो उसका आंसर क्या रहेगा अपना? मोक्ष। देखो दो जगह से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से पुरुषार्थों की कुल संख्या पूछी जाती है तो कितनी लिखेंगे अपन? 4। पुरुषार्थों की कुल संख्या पूछी जाती है तो कितनी रखेंगे अपन? 4। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुरुषार्थ के अंदर त्रयी के अंदर शामिल नहीं है, तो त्रयी के अंदर शामिल नहीं है तो कौन सा रहेगा अपना? मोक्ष नहीं रहेगा। तो पुरुषार्थ के अंदर त्रयी में शामिल किसको नहीं बताया गया है? मोक्ष को शामिल नहीं बताया। जिस तरह से वेदों के अंदर त्रयी में शामिल अथर्ववेद नहीं है, तो उसी तरह से पुरुषार्थ के अंदर त्रयी में शामिल मोक्ष नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन अगले बारे में बात करेंगे। अगला अपन बात करेंगे आश्रम व्यवस्था। वैदिक सभ्यता के अंदर जो आश्रम व्यवस्था कैसी थी, किस तरह थी, उनकी जो संख्या में मतलब आश्रम व्यवस्था किस तरह से डिवाइड किया गया है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो आश्रम व्यवस्था, वैदिक सभ्यता में जो आश्रम व्यवस्था किस तरह थी? आश्रम व्यवस्था, ये आश्रम व्यवस्था। देखो आश्रम व्यवस्था पहले, आज के युग के अंदर या आज की बात करते हैं जिसके अंदर कम से कम कोई 100 वर्ष नहीं जी सकता, जिसके किस्मत है जो 100 वर्ष जी सकता है, तो ध्यान देना वैदिक सभ्यता के अंदर जो 100 वर्ष का औसत आयु, अर्थात वैदिक सभ्यता के अंदर जो आश्रम व्यवस्था थी उसकी औसत आयु की बात करते हैं। औसत आयु, औसत आयु कितनी थी? 100 वर्ष। कितनी वर्ष? 100 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 100 वर्ष थी। अब 100 वर्ष को वैदिक सभ्यता के अंदर 4 जगह डिवाइड किया गया। देखो आश्रम व्यवस्था को हमने 4 जगह डिवाइड कर रखा है। कितनी जगह हमने? 4 जगह डिवाइड कर रखा है, जो अलग अलग व्यवस्था कर रखी है इस तरह से। देखो एक होता है अपना पहले नंबर पर ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरे नंबर पे होता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरा होता है अपना वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा कौन सा होता है? वानप्रस्थ आश्रम। चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो दोस्तों ये अपनी 4 जगह डिवाइड कर रखा है अपनी जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो आश्रम व्यवस्था है। अब इनको 100 वर्ष मैंने औसत आयु बताई है, तो इनको 25-25 वर्ष के लिए इनको डिवाइड कर रखा है। देखो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम को इसकी अपनी जो आयु निकाली है 0 से लेकर 25 वर्ष, 0 से लेकर 25 वर्ष। इसको गृहस्थ आश्रम को
26 से लेकर 50 वर्ष, 26 से लेकर 50 वर्ष। इसको अपने जो वानप्रस्थ को है, वानप्रस्थ को है 51 से लेकर 75 वर्ष, 51 से लेकर 75 वर्ष। इसको लिया गया है 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक। इस तरह अपन को चार भागों के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। ये ध्यान देना, आश्रम व्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है अपना संन्यास। शुरू में जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो बालक है, जो बालक सबसे पहले आश्रम में जो सबसे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई का जो काम करेगा वो ब्रह्मचर्य था। आश्रम के अंदर व्यवस्था 0 से 25 वर्ष तक रहता है। बाद में अपने गृहस्थ के अंदर, गृह के अंदर, अपने घर के अंदर वो 26 से 50 वर्ष तक रहता है। दूसरा जो अपना वानप्रस्थ था, वन की ओर प्रस्थान, वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की ओर प्रस्थान कर जाता है 51 से 75 वर्ष के। और जो संन्यास लेता है, जो अंतिम पड़ाव के, जो मानव का जो अंतिम पड़ाव है, जो उसे कहा जाता है संन्यास, संन्यास ले लेता है 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मिलता है। अब इसमें आश्रम व्यवस्था के अंदर जो चारों आश्रमों की जो जानकारी प्राप्त होती है, देखो चारों आश्रमों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे क्वेश्चन ये है, चारों आश्रमों की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों अपन को इस तरह से अपन को याद करना है। अपन को ये वाला चारों आश्रमों की जो जानकारी प्राप्त होती है, जो अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, अपन को सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। जा बोली उपनिषद, सबसे मोस्ट क्वेश्चन इसके अंदर से अपना ये रहेगा। ध्यान देना, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इस चारों आश्रमों की जो जानकारी प्राप्त होती है, कौन सा उपनिषद से प्राप्त होती है? तो जा बोली उपनिषद से हमको ये चारों आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। ये अपन को इतना सा और याद करना है। अब देखो अगला जो अपना चलेगा, इसके अंदर ये ध्यान देना है कि वैदिक सभ्यता के अंदर, इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन बात करेंगे इसके बारे में। वैदिक सभ्यता के अंदर हाँ भाई, देखो दोस्तों, वैदिक सभ्यता के अंदर जो नदियां हैं वर्तमान में किस नाम से जानी जाती थी, पहले वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानी जाती है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्तमान वैदिक सभ्यता में नदियों का नाम। पहले वैदिक सभ्यता में नदियों किस नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? देखो वर्तमान नदियों के नाम, नदियों का नाम इधर लिख देता हूं मैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में
नदियों के नाम। ठीक है दोस्तों, अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना अपन को ये बारे में। देखो, एक का नाम है सिंधु, एक का नाम है सिंधु जो वर्तमान में जाना जाता है। दूसरे का नाम है झेलम, झेलम। तीसरे का नाम है चिनाब, चिनाब नदी। चौथे का नाम है रावी। पांचवे का नाम है सतलज, सतलज। छठे का नाम है घग्गर और सातवें का नाम है अपनी गंडक। इन नदियों का नाम अपन को याद रखना है। देखो, वैदिक सभ्यता के अंदर सिंधु नदी है, तो इसको भी अपन पहले भी सिंधु नदी कहा जाता था, आज भी इसको सिंधु नदी के नाम से, वैदिक सभ्यता के अंदर भी सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम, झेलम को देखो, अपन इसको झेलम की बात करते हैं। चिनाब, पहले अपन चिनाब, चिनाब को हम जाना जाता था, चिनाब को अपन झेलम, झेलम की बात करते। अश्किनी, ये वाला एक मिनट, इसका नाम है बितस्ता, इसका नाम है अस्किनी। ध्यान देना, झेलम नदी को वैदिक सभ्यता में बितस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को अश्किनी के नाम से जाना जाता था। कब? वैदिक सभ्यता के अंदर। रावी नदी को हम पहले वैदिक सभ्यता में परुष्णी, किस नाम से? परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। सतलज का नाम है सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री के नाम से जाना जाता था। घग्गर को हम, ध्यान देना, सरस्वती, सरस्वती के नाम से जाना जाता था। कब? वैदिक सभ्यता में। गंडक को हमें तोदाद्री, सदानीरा, सदानीरा के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, अपन को गंडक को हम सदानीरा के नाम से। तो इन नदियों को अपन को याद और करनी है कि वैदिक सभ्यता में नदियों के नाम, वर्तमान नदियों के नाम याद करने हैं। और वैदिक सभ्यता में सिंधु नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता था। झेलम को वैदिक सभ्यता में बितस्ता के नाम से जाना जाता है। चिनाब को वैदिक सभ्यता में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। घग्गर को सरस्वती के नाम से जाना जाता है और गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये अपन को इतना सा याद और करना है और अपन इसके आगे बात करनी है। एक अपनी एक और नाम है अपना रह गया था, वो ध्यान याद आया, व्यास नदी, व्यास नदी। व्यास नदी को हम किस नाम से वैदिक सभ्यता में विपाशा के नाम से जाना जाता है। ये इतना सा याद और करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ, अपन आगे बात करेंगे अब। देखो, वैदिक सभ्यता के अंदर जन्मदाता कौन है? वैदिक सभ्यता के अंदर हम किसको मानते हैं और इनका कहाँ कहाँ से उल्लेख, कौन कौन से प्रतिपादक कहाँ कहाँ से बताता है, क्या इनका जन्म स्थल कहाँ से कहाँ पे था, शुरुआत में कहाँ पे थे, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, वैदिक सभ्यताओं को, जो वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता के जनक या वैदिक कालिक सभ्यता के जनक किसको माना जाता है? हम आर्य।
इसको माना जाता है आर्य। अब आर्यों का मूल स्थान कहाँ था कहाँ नहीं था उनके बारे में सब की बात करेंगे, लेकिन पहले वैदिक आर्यों के जनक कौन है अपन आर्य। आर्य को हम ग्रंथों के अंदर किस किन के नाम से देखो हमने, इनको हम कुलीन या फिर इन्हें हम श्रेष्ठ या फिर हम इन्हें उत्तम माने जाते हैं। आर्य है जो कुलीन थे, श्रेष्ठ भी थे और उत्तम भी माने जाते हैं। कौन? आर्य। वैदिक सभ्यताओं का जो वैदिक कालीन जो सभ्यता के जनक हम किनको माना जाता है? आर्य। देखो आर्यों का जो कहां से इन्हें पलायन किया था, मतलब कहां पे इनका निवास स्थान था, अर्थात आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान। देखो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लेखक, अलग अलग प्रतिपादक अलग अलग मत देते हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे कि कौन सा, जैसे गंगाधर तिलक, जो गंगाधर तिलक बताते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताते हैं? उत्तरी ध्रुव बताते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती है, वो हमारे कहाँ में आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताते हैं? वो तिब्बत बताते हैं। तो उनकी अपन बात करेंगे कौन कौन सा प्रतिपादक कहाँ कहाँ बताता है। देखो पहले मैं इसको एक बार मैं उठा देता हूँ, फिर अपन पूरा डायग्राम बनाएंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान। देखो मैं एक तरफ तो मूल निवास स्थान देता हूं, मूल निवास स्थान, एक तरफ लिख देता हूं मैं प्रतिपादक, या फिर इसे कह सकते हैं अपन लेखक, मानने वाले विद्वान। ये मैं शॉर्टकट में देता हूं, मानने वाले विद्वान, ये मानने वाले विद्वान मूल निवास स्थान। देखो पहले नंबर पर मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे मानने वाला व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं आर्य का मूल स्थान कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव। दूसरे नंबर पे लेते हैं अपन तिब्बत। तिब्बत आर्य का मूल स्थान, तिब्बत मानने वाला विद्वान का नाम है दयानंद सरस्वती। ये तिब्बत में मानते हैं। तीसरे नंबर पर लेते हैं अपन यूरोप। आर्य का मूल स्थान यूरोप मानने वाला व्यक्ति का नाम है सर विलियम जोन्स। ये यूरोप के मानते हैं। चौथे नंबर पे लेते हैं अपन मध्य एशिया। मध्य एशिया पे मानने वाला व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। किसको माना है मध्य एशिया में? मैक्स मूलर। अगली बार बात करते हैं
सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश जो आर्य का मूल स्थान मानने वाला व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, और दूसरे वाला व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास कहाँ पे मानते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। छठे नंबर पे अपन लेते हैं कश्मीर। कश्मीर है डॉक्टर लक्ष्मी दास कल। डॉक्टर लक्ष्मी दास कल कहाँ पे मानते हैं? कश्मीर को मानते हैं। अगली बात है अपने सातवां है मध्य देश। अपन मैं पहले ही लिख देता हूँ जो निवास स्थान वाले हैं मध्य देश। दूसरा है दक्षिणी रूस। नवा है अपना ब्रह्म ऋषि देश। और 10वां है अपना जर्मनी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ से क्या पूछता है? देखो, मध्य देश में पूछने वाला है, उसका नाम है राजवल्ली पांडे। दक्षिण रूस से मानने वाला व्यक्ति का नाम है चाइल्ड। क्या नाम होता है उसका? चाइल्ड। ब्रह्म ऋषि देश से है गंगादास झा। जर्मनी से मानते हैं, एक का नाम है डॉक्टर हार्ट। ये मानने वाले व्यक्ति। देखो एक बार और दोबारा अपने सीक्वेंस देख लो। आर्यों का जो निवास स्थान है, जो व्यक्ति मानते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा माना है? या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव में आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव मानने वाला प्रतिपादक या लेखक या मानने वाला विद्वान कौन है? तो ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक। देखो उत्तरी ध्रुव में मानने वाला कौन है? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन अपन को ध्यान देना, तिलक अपने यहाँ लगाते हैं तो ध्यान देना उत्तरी ध्रुव सबसे ऊपर, तो बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत मानने वाले व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। यूरोप मानने वाला, यूरोप जो आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप मानने वाला व्यक्ति का नाम है सर विलियम जोन्स। मध्य एशिया के मानने वाला कौन है? मैक्स मुलर। सप्त सैंधव मानने वाले दो व्यक्ति का नाम है, ध्यान देना, एक तो डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। कश्मीर मानने वाला, आर्य का मूल स्थान कश्मीर मानने वाला विद्वान का नाम है डॉक्टर लक्ष्मी दास कल। मध्य देश का है राजवल्ली पांडे। दक्षिण रूस को मानने वाला व्यक्ति का नाम है चाइल्ड नहीं है, ये है चाइल्ड। ब्रह्म ऋषि देश से मानने वाला गंगादास झा। और जर्मनी जो मानने वाला विद्वान है उसका नाम है डॉक्टर हार्ट। ये व्यक्ति का जो आर्य का मूल निवास स्थान के बारे में प्रतिपादक क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में अभी भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। ध्यान देना, अपने ज्यादातर प्रत्येक एग्जाम में वैदिक सभ्यताएं जोड़ी गई है, वैदिक कालीन सभ्यताएं जोड़ी गई है, तो अपन को इस तरह से अपन याद करना है। अब इसके आगे अपन बात करेंगे कि आर्यों का
भौगोलिक दृष्टि से इनका कहाँ कहाँ, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इनका समय क्या था, वैदिक कालीन सभ्यता जो इनके समय क्या था, इनके बारे में बात करें। इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा फिर अपन बात करेंगे। हाँ बता दूं, देखो सबसे वैदिक कालीन प्रत्येक एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर रहता है। जैसे अपने रेलवे के अंदर और अपने राजस्थान की बात करें तो नीट के अंदर भी अपने सिलेबस जोड़ रखा है, पटवारी के अंदर भी सिलेबस जोड़ रखा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना। देखो वैदिक कालीन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यताओं के, वैदिक कालीन या वैदिक कालीन कह दो या वैदिक सभ्यताओं की जो विशेषता है, वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताएं, देखो अपन को क्वेश्चन सबसे पहले यहां से पता लगता है कि वैदिक कालीन है, इसका समय क्या था। वैदिक सभ्यताओं का जो समय था कब से कब तक माना जाता है। देखो वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय था 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अपन को एक तो ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है दोस्तों। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में अपन को समय याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैदिक कालीन सभ्यता का समय क्या था, तो वैदिक कालीन सभ्यता का समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब वैदिक कालीन सभ्यता को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में। कितने भागों में बांटेंगे, हम इसे दो भागों में बांटे, दो भागों में बांटे। देखो एक भाग है, या तो इसे ऐसे कह सकते हैं पूर्वी, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं ऋग्वेद काल। दूसरे को हम इस तरह कहेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में या पूर्वी ऋग्वेद काल के अंदर क्या घटना घटित हुई थी, क्या नहीं हुई थी, किस किस का उल्लेख मिलता है, किस किस का उल्लेख नहीं मिलता है, उसी तरह से उत्तर वैदिक काल के अंदर। अब इसका समय भी याद करना है कि उत्तर वैदिक काल अर्थात ऋग्वेद काल का समय क्या था, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। देखो ऋग्वेद काल का समय की बात करते हैं। ऋग्वेद काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये ध्यान देना है। ऋग्वेद काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या रहेगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब अगर ऋग्वेद काल के अंदर देखो किसकी रचना हुई है, उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है। देखो ऋग्वेद काल के अंदर मैंने आपको बताए थे वेद। वेद अपन वैदिक सभ्यता के अंदर अपने कितने वेदों की बात करिए, अपने 4 वेदों की बात करिए। अब 4 वेदों के अंदर से इसमें कौन कौन से वेद का लिखित रूप मिलता है, इसमें उत्तर वैदिक काल में किसका कौन से वेद का रचना हुई है। देखो ऋग्वेद काल के अंदर एकमात्र जो वेदों के अंदर है, जो एकमात्र वो है ऋग्वेद का, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना हुई। लिख देता हूं, ऋग्वेद की रचना हुई, रचना हुई। ऋग्वेद की रचना किसमें हुई है, ऋग्वेद काल में। उत्तर वैदिक काल में अब जो बच रहे हैं वेद, जैसे हमारा एक है
यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा था अपना सामवेद, चौथा था अपना अथर्ववेद, अथर्ववेद। और इसमें किस किस की रचना हुई है? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। उपनिषद, उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई इसमें उत्तर वैदिक काल के अंदर। ये ध्यान देना है, इसमें तो ओनली ऋग्वेद की क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद की रचना नहीं हुई है? तो ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना नहीं हुई है? ऋग्वेद की। ये तो पूर्वी या फिर ऋग्वेद काल के अंदर रचना हुई। और देखो, ऋग्वेद काल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कौन कौन से आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं कि कौन कौन से किस किसने क्या क्या बताया है, किस किसने बताया है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। तो सबसे ज्यादा हम जो मानते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं, कौन मानते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि वैदिक काल के अंदर जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो हम कहां पे मानते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। तो देखो, ऋग्वेद काल के अंदर, ऋग्वेद काल के अंदर जो आर्यों का मूल निवास स्थान है, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ऋग्वेद काल के अंदर, इसमें ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों का मूल निवास स्थान किसको मानते हैं? मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को मानते हैं। ऋग्वेद काल के अंदर जो आर्यों का मूल निवास स्थान किसको मानते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश है। उसी तरह से उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे मानते हैं? ये मध्य एशिया में मानते हैं। कहाँ मानते हैं? ये मध्य एशिया में मानते हैं। ये मान लो अपन ये भौगोलिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, अपन वैदिक काल के अंदर भौगोलिक दृष्टि से बातें करते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान ऋग्वेद काल के अंदर, ओनली ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन से विद्वान ने वो तो बात कर ली थी, लेकिन आपके पास यही क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? सप्त सैंधव प्रदेश। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्यों का मूल निवास स्थान है तो कौन सा रहेगा? मध्य एशिया रहेगा। अगली बात देखो, हमारी जो पर्वतमाला है, एक तो हिमालय पर्वतमाला ऋग्वेद काल के में उल्लेख मिलता है या उत्तर वैदिक काल के अंदर उल्लेख मिलता है। मैं आपको ये भौगोलिक दृष्टि से बात कर रहा हूं, भौगोलिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। भौगोलिक दृष्टि से आर्यों का मूल निवास स्थान सबसे तक। अब देखो, ऋग्वेद काल के अंदर उल्लेख इसका कौन सी पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है? हिमालय पर्वतमाला का उल्लेख, हिमालय पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर हमको कौन सी पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है? इसके अंदर हमको विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना, हिमालय पर्वतमाला का उल्लेख हमको ऋग्वेद काल के अंदर और विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख हमको उत्तर वैदिक काल के अंदर मिलता है। अगली बात, वैदिक कालीन सभ्यता के अंदर इनका विस्तार करने वाला आर्यों का राजा का नाम पूछा जाता है
कि वैदिक कालीन सभ्यता का विस्तार कहाँ से किस तरह से हुआ था? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आर्यों के राजा थे। एक का नाम है, ध्यान देना, एक का नाम है विदित माधव, एक का नाम है विदित माधव। इसका ध्यान देना, सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन रहेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर आर्यों के जो राजा थे। अच्छा, वैदिक कालीन सभ्यता के अंदर जो आर्यों जो विस्तार किया था पश्चिम से पूर्व की ओर, उस आर्यों के जो राजा उसका नाम था विदित माधव। और अपन अगली बात करते हैं इसके अंदर ही, एक जो दूसरा व्यक्ति था इसके आर्य जो वो है गौतम, दूसरे का नाम लिखता हूं इधर मैं, गौतम राहुगुण। ये दो व्यक्ति थे। सबसे मोस्ट जो विदित माधव था और दूसरा नाम आ जाता है गौतम राहु। अपन इसको डिटेल से एक बार देख लेते हैं। देखो, वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका समय था कब से? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इनका समय रहेगा। अगली बात है, वैदिक कालीन सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्वी या फिर कहते हो ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दो भागों में बांटा गया। इनका समय याद रखना है, ऋग्वेद काल का है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगली बात है, भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं हमारे इसकी हमारे देखो, इसमें जो ऋग्वेदिक काल के अंदर रचनाओं के बारे में बात करते हैं। वेद 4 हैं, चारों वेदों में से ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो ऋग्वेद काल का था। पूर्व ऋग्वेद काल के अंदर रचना हुई है, लेकिन तीनों की कहाँ हुई है? उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई है। अगली बात है, देखो उत्तर वैदिक काल में किस किस की रचना हुई है अपन को इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल के अंदर इनकी रचना हुई है यजुर्वेद की, वेदों की बात करते हैं तो यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की, ब्राह्मण ग्रंथ की और उपनिषद ग्रंथ की रचना हुई है। किसमें? उत्तर वैदिक काल के अंदर। अगली बात है हमारे जो उत्तर वैदिक ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ से? सप्त सैंधव प्रदेश में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आ जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तर वैदिक काल में मिलता है या फिर ऋग्वेद काल में मिलता है? तो ध्यान देना, ऋग्वेद काल के अंदर मिलता है। अगली बात है, ऋग्वेद काल में कौन सी पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद काल के अंदर हिमालय पर्वतमाला का उल्लेख किया है। उत्तर वैदिक काल में कौन सी पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? उत्तर वैदिक काल के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। अगली बात है, जो ये वैदिक कालीन के अंदर जो आर्य है, निर्माता थे आर्य, जो इनका जो विस्तार पूर्वक हुआ था पश्चिम से पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार करने वाले कौन से राजा थे? आर्यों के कौन से राजा थे? एक का नाम था विदित माधव और दूसरे का नाम था गौतम राहु। ये अपना स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करेंगे।